Good morning, friend. Today we are going to talk about English grammar, and today we will start first chapter that's called alphabet. और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इंग्लिश में, मैं शुरू में बोला, बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं, तो उनको इंग्लिश को, अगर मैं सारी चीज़ों को इंग्लिश में पढ़ाऊँगा तो उनको इंग्लिश को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से अगर मैं चाहूँ तो हर एक लाइन को, यानी मैं बिना कोई किसी प्रकार की हिंदी को बिना बोले अंग्रेजी को पढ़ा सकता हूँ। इस चीज़ को ख्याल रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो हिंदी में ही पढ़ा पाऊँगा, अंग्रेजी में भी मैं चीज़ों को पढ़ा सकता हूँ। आई एम कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, so you don't judge me that I can't speak in English for whole classes। तो आप लोग को मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ, बल्कि हिंदी मेरे लिए थोड़ा सा टफ है, तो हिंदी में मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं वो क्षेत्र से हैं। कौन से क्षेत्र से? ग्रामीण क्षेत्र से। और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस उम्र के अगर आप 25 से लेकर के 30 की उम्र के हैं, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे, खासकर 25 से आगे 26, 27, 28, 29, 30 वाले, कि वो क्लास 6 में जा कर के ही इंग्लिश की पढ़ाई शुरू किए होंगे। तो ऐसे में मैं इंग्लिश में सारी चीज़ों को बोलूँगा तो वो थोड़ा न्यायपूर्ण नहीं होगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी बात, इसमें जो हमको पढ़ना है, ये जो क्लास है, ये क्लास स्पोकन इंग्लिश का नहीं है। स्पोकन इंग्लिश का अगर होता तो मैं आपको अंग्रेजी में बोल के ही पढ़ाता, ताकि आप चीज़ों को बोलना भी सीख जाएं। यहाँ पे आपको निकालना है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको बेसिक ग्रामर की आवश्यकता होगी, और उस ग्रामर को पढ़ने के लिए आपको अंग्रेजी बोलना आवश्यक नहीं है, बिना बोले भी आप समझ सकते हैं। तो हिंदी माध्यम के छात्र एकदम कंफर्टेबल रहें, इंग्लिश वाले भी देखें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये तो हिंदी मीडियम के लिए है बेसिकली। दूसरी बात कि जहाँ से मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ आप लोगों को, जिस स्तर से मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, कुछ लोग उस स्तर के ऊपर के स्तर तक भी जानते होंगे। जैसे मैं अगर ABCD पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ तो सारे के सारे लोग ABCD जानते होंगे। तो मान लीजिए ABCD का स्तर ये है, उसके बाद कुछ नाउन प्रोनाउन का स्तर ये है, सेंटेंस बनाना स्तर ये है, और कुछ चीज़ों का स्तर ये है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इस स्तर पे हैं, यानी शून्य के स्तर पे हैं, और मैं शून्य से शुरू करूँगा इस विषय को, शून्य से शुरू करके 100 तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। 100 मेरा मानना है कि 100 मेरा मैक्सिमम आउटपुट होगा। ओके, शून्य से शुरू करेंगे, 100 तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। दूसरा बात, ये सारी बातें हो गई। मैंने पहले बात की इंग्लिश में बोल करके पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है। दूसरा बात किया मैंने कि ये जहाँ से मैं शून्य से शुरू करके 100 तक चलेंगे। तीसरी बात, अगर आप छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश में दो चीज़ें हैं। पहली बात, एक तो क्वेश्चन रिपीट होता है, दूसरी बात कि प्रश्न का स्तर जो होता है वो आसान होता है। मतलब इंग्लिश में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कठिन स्तर के नहीं होते। दूसरी बात, आज इस साल जो प्रश्न पूछा गया है हो सकता है 2 साल के बाद रिपीट हो जाए। और ये दोनों चीज़ें आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए इतनी फ़ायदेमंद हैं कि आप केवल रिपीटेड क्वेश्चन को पढ़ के भी जाएंगे तो अगर 10 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो 10 में से 4 से 5 प्रश्न तो आप सही करके आ ही जाएंगे।
ऐसी स्थिति है रिपीटेड क्वेश्चन की। दूसरा, अगर आप उसके बेसिक ग्रामर को भी पढ़ लेते हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं प्लस बेसिक ग्रामर को भी पढ़ लेते हैं, बेसिक बीजी मतलब बेसिक ग्रामर को भी पढ़ लेते हैं, तो आप यकीन मानिए 10 में से आप 9 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, यानी 9 या 10 मतलब पूरे के पूरे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें से अगर आपके 7 से 9 मैं बोल सकता हूं 7 से 9 प्रश्न सही हो सकते हैं। अगर 10 प्रश्न पूछा जा रहा है तब इतना बेसिक और इतना रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 से 9 होने का मतलब समझ रहे हैं, अगर 9 प्रश्न आपका सही होता है तो 20 क्वेश्चन में 18 प्रश्न सही हो सकता है, यानी 100 क्वेश्चन अगर पूछा जाता है इंग्लिश में तो 90 प्रश्न आपका सही हो सकता है। और 90% का रेशियो कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 90% का रेशियो बहुत हाई है। तो मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे कि मैं 3 बातें आपको बताया। पहली बात तो इंग्लिश में बोलने की बात, दूसरी बात मैं आपको बताया कि कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, और तीसरी बात मैं बताया कि किस तरीके के, किस स्तर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जाने की संभावना है। मैंने किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर मैंने बताया कि 2 टाइप के प्रश्न होते हैं, या तो बहुत सिंपल यानी सामान्य सतही स्तर के प्रश्न होते हैं, या दूसरी बात कि रिपीटेड प्रश्न होते हैं। और ये दोनों होना आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज का जो चैप्टर है उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे उस पर बात कर लेते हैं। मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, रेड कलर थोड़ा भड़कीला रखता है। पहले देखेंगे अल्फ़ाबेट। हिंदी में आपने अगर पढ़ा होगा तो वर्ण पढ़ा होगा, अंग्रेजी में उसी को अल्फ़ाबेट बोला जाता है। अल्फ़ाबेट में 2 टाइप के देखेंगे, वोवेल देखेंगे और कॉन्सोनेंट देखेंगे। वोवेल मतलब स्वर देखेंगे, कॉन्सोनेंट को अगर हिंदी में बोले तो व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर सेंटेंस देखेंगे, टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे, जिसमें 5 तरीके के सेंटेंस देखेंगे। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से 5 तरीके के सेंटेंस के टाइप देखेंगे। अल्फ़ाबेट में देखेंगे स्वर और व्यंजन क्या क्या होते हैं, यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या क्या होते हैं, और सेंटेंस में देखेंगे अलग अलग टाइप के सेंटेंस कैसे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग स्वर व्यंजन के बारे में जानते होंगे, बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप गंभीरता से सुनिएगा और ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। बेसिक से शुरू करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जब एडवांस के स्तर पे जाएंगे तो आपको यही बेसिक, यही जो बातें पहले मैं कभी बोला रहूँगा वहाँ पर रिपीट करूँगा तो आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे। तो भले आप जानते हैं फिर भी आप ध्यान से देखिएगा, बहुत शॉर्टकट में पढ़ाऊँगा, मतलब ये अल्फ़ाबेट वगैरह को जो आप जानते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में there are 26 characters in English alphabet, that's are A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। जब ये वेल अरेंज्ड होता है, वेल अरेंज्ड कहने का मतलब कि A से लेकर के Z के फॉर्म में जब होता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, तब हम इसको बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला बोला जाएगा, ए से जेड के फॉर्म में रहेगा तो, क्योंकि व्यवस्थित रूप से होना ही वर्णमाला कहलाता है, नहीं तो फिर क्या कहे जाएंगे, ये वर्ण ही कहे जाएंगे जो कि अव्यवस्थित रूप में होंगे। अब अल्फ़ाबेट क्या हो गए, अल्फ़ाबेट 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, अंग्रेजी में कभी पूछेगा नहीं फिर भी आपको बता दूं 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। अब इस अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट हो सकते हैं, एक तो वोवेल हो सकता है और एक हो सकता है कॉन्सोनेंट। अब वोवेल मतलब स्वर होगा और व्यंजन होगा। जैसे हिंदी में आप पढ़े होंगे कि जो वर्ण है उसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, अ से लेके ज्ञान तक वर्ण है, और उसमें जो स्वर है वो अ आ ई उ है, और व्यंजन है वो क से शुरू होते हैं, सामान्यतः मतलब क से शुरू होते हैं। तो उसी तरीके से जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है वो 26 है, यानी वर्ण 26 है,
और उसमें कुछ वोवेल है और कुछ कॉन्सोनेंट है। आइए देखते हैं आगे क्या क्या वोवेल क्या क्या कॉन्सोनेंट है। स्वर एवं व्यंजन, अंग्रेजी में अगर देखें तो 4 स्वर हैं, सॉरी 5 स्वर हैं, और स्वरों की संख्या कौन कौन सी है? ए, ई, आई, ओ और यू, सभी लोगों को पता होगा लगभग लगभग। और स्वर को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? वोवेल बोला जाता है, और उसकी संख्या है 5, यानी 26 अगर हमारे पास अल्फाबेट थे तो 5 अगर घटा देते हैं तो अब हमारे पास 21 अल्फाबेट बच जाते हैं। और 21 अल्फाबेट क्या है? कॉन्स्टोनेंट हैं, कॉन्स्टोनेंट हैं 21 अल्फाबेट, यानी 5 अल्फाबेट स्वर हैं वोवेल और 21 अल्फाबेट कॉन्स्टोनेंट है, यानी C इज इक्वल टू 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश। ठीक है, 26 अल्फाबेट होते हैं अंग्रेजी में, जिसमें 5 स्वर होते हैं। स्वर में कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी सब क्या है? व्यंजन है, जिसको कॉन्सोनेंट के नाम से जाना जाता है। तो कुछ कुल मिला के अगर मैं इसमें देखूं, इसमें बोलूं, इस टेबल की बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कभी आपसे इसमें से बहुत कठिन टाइप का प्रश्न बनाना चाहेगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा वोवेल का समूह है, या निम्न में से कौन सा अल्फाबेट का उसका समूह है, कॉन्सोनेंट का समूह है। वैसे इससे कोई प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन बहुत बेसिक से स्टार्ट करने की वजह से मेरे को ये चीज़ें सुनाना पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे इस वीडियो क्लास को वो बच्चे भी ज्वाइन करते हैं जो अभी 11th या 12th में हैं, यानी उनका टारगेट ये है कि 11वीं 12वीं पार होने के बाद 1 वर्ष के अंदर मैं अपनी नौकरी को पक्का कर लूं। तो ऐसी स्थिति में जब वो लोग मेरे क्लास को ज्वाइन करते हैं तब मेरा फर्ज हो जाता है कि मैं उन बच्चों को भी ध्यान दूं जो कॉलेज में हैं, और उन बच्चों को भी ध्यान दूं जो बच्चे अभी स्कूल में ही हैं और उसके बाद ही जॉब की ख्वाहिश तमन्ना रखते हैं। इसलिए मैं इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं। तो इस तरीके से अगर स्वर की बात करें तो स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? स्वर हो जाएगा, पहला स्वर होगा ए, दूसरा स्वर होगा ई, तीसरा स्वर होगा आई, चौथा स्वर होगा ओ, और 5वां स्वर क्या होगा? यू। इस तरीके से 5 स्वर होंगे। बाकी के जो चीजें बच जाती हैं वो क्या होंगे? वो होंगे व्यंजन। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। अब सेंटेंस देखते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इन कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, मैंने जब हिंदी पढ़ाया था, जो लोग हिंदी का क्लास ज्वाइन किए होंगे उनको अगर याद होगा तो मैंने कई चीजें बताई थी। एक चीज बताया था शब्द, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है वर्ड। और वर्ड का क्या मतलब है? अल्फाबेट का ऐसा समूह, अंग्रेजी की बात करूं तो ग्रुप ऑफ अल्फाबेट होगा, ठीक है, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट होगा जिसका एक मीनिंग निकलेगा। जैसे मैं उदाहरण के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैं एक कोई उदाहरण लेता हूं, जैसे एक उदाहरण ले लेता हूं, डोर मान लीजिए। डोर का मीनिंग क्या हो गया? दरवाजा। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें 4 अल्फाबेट यूज हुए हैं, डी, ओ आर, यानी एक अल्फाबेट डी हो गया, दूसरा अल्फाबेट ओ हो गया, तीसरा अल्फाबेट भी ओ हो गया, और चौथा आर हो गया, यानी डोर में 4 अल्फाबेट हैं। ठीक है, अब 4 अल्फाबेट इस तरीके से लिखे गए हैं कि इन अल्फाबेट को मिला के जब हम पढ़ते हैं तो एक मीनिंग निकलता है कि डोर का मतलब दरवाजा हुआ। अगर इस अल्फाबेट को मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, ओ आर डी, इसमें भी 4 अल्फाबेट हैं, यानी एक अल्फाबेट ओ है, दूसरा भी ओ है, तीसरा भी ओ है, आर है, और चौथा डी है।
वही सेम अल्फाबेट है लेकिन इसको अलग तरीके से लिख दिया हूं तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई स्पेसिफिक अर्थ नहीं निकल रहा। तो वर्ड का मतलब क्या हुआ? अल्फाबेट का ऐसा समूह जिसको इस तरीके से व्यवस्थित किया जाए कि उसका एक स्पेसिफिक अर्थ निकले, उसको क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। हिंदी में बताया था, इंग्लिश में भी बता दिया हूं। अब देखते हैं वर्ड्स का ऐसा समूह। पहले ध्यान रखिएगा, पहले अल्फाबेट आया, अल्फाबेट बना वर्ड, और वर्ड्स बना सेंटेंस। ठीक है, अल्फाबेट आया, अल्फाबेट का ऐसा समूह जो कि एक स्पेसिफिक अर्थ दे, उसको वर्ड्स बोलते हैं, यानी वर्ड बोलते हैं, जिसको हिंदी में शब्द बोला जाता है। जब शब्दों का ऐसा समूह जो एक स्पेसिफिक और पूर्ण अर्थ दे, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सेंटेंस, यानी वाक्य। अब वाक्य कई तरह के होते हैं, उससे पहले हम देखते हैं वाक्य का एक दो उदाहरण। जैसे राम खाना खाता है, पूर्ण हो गया, हिंदी में लिखा है। घनश्याम बाजार जाता है, ये भी पूर्ण हो गया। अब देखते हैं एक वर्ड और भी देखते हैं। अब सेंटेंस के टाइप देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं आई एम, जैसे आई एम ईट, इसका मतलब क्या हुआ? मैं खाता हूं। आई एम ईटिंग कर दिया, मान लीजिए मैं, तो क्या हुआ? मैं खा रहा हूं। ये कुल मिला के सेंटेंस पूर्ण हो गया, मैं खा रहा हूं। अगर अंग्रेजी में, हिंदी में देखें तो कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। इसमें क्या खा रहा हूं उसका कोई पता नहीं है, बस मैं खा रहा हूं, तो ये सेंटेंस पूर्ण हो गया। अगर यहां पे इस तरीके से हम लिख दें आई ईटिंग, ईटिंग, तो क्या इसका अर्थ होगा? ये कुछ अपूर्ण सेंटेंस है, यानी मतलब ये इसको सेंटेंस कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसका जो अर्थ है वो पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा वर्ड्स का समूह, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इन कॉल्ड सेंटेंस, शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है, उसे ही सेंटेंस कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि आई एम रमेश, जैसे मैं रमेश हूं, इस चीज को मैं बोला तो पूर्ण रूप से समझ में आएगा। जैसे मैं बोला दिस इज, जैसे मैं बोला दिस इज अ ग्लास, दिस इज, यहां पे लिखता हूं, जैसे दिस इज अ ग्लास। अब ये इसमें देखिए चार वर्ड है, एक वर्ड ए है, दूसरा वर्ड ए है, तीसरा वर्ड ए है और चौथा वर्ड ए है। अब इसको वर्ड्स को आगे पीछे करने की जो बातें हैं उसको हम पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। अभी बहुत बेसिक देख रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। लेकिन जब इस वर्ड में से मैं कुछ वर्ड को मिटा देता हूं, जैसे मैं कुछ वर्ड को मिटा देता हूं, जैसे दिस इज यहां से मिटा दिया, अ ग्लास को मिटा दिया, तो क्या इसका जो मीनिंग है वो पूर्ण रूप से निकल रहा है? दिस इज, यह है, इसके बाद मामला खत्म हो जा रहा है, तो उसका पूर्ण मीनिंग नहीं निकल पा रहा है, तो उसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। जब उसका पूर्ण मीनिंग निकलेगा तभी उसको सेंटेंस बोले जाएंगे। जैसे वर्ड को, अल्फाबेट का ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग हो, जैसे मैंने डोर बताया, जैसे मैं ग्लास बता सकता हूं, जैसे मैं कुछ और बता सकता हूं, जैसे लाइट बता सकता हूं। अब इसको अगर इसका जो अल्फाबेट है यानी वर्ण है, वर्ण किसको बोलेंगे? जैसे जी एक वर्ण है, एल का वर्ण है, ए एस एस ये सब वर्ण है। इसको अगर आगे पीछे करके आप लिखेंगे तो उसका मीनिंग
पूर्ण रूप से नहीं आएगा, एक करके आप देख सकते हैं। और जब पूर्ण रूप से नहीं आएगा तो उसको वर्ड नहीं बोला जा सकता है। उसी तरीके से सेंटेंस में वर्ड के समूह से जब उसका मीनिंग पूर्ण रूप से नहीं आता है तो उसको सेंटेंस नहीं बोला जाता है, कंप्लीट भाव आना चाहिए। आइए देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार यानी वाक्य के कितने प्रकार हो सकते हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस जो कि साधारण वाक्य बोलते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस जिसको आदेश सूचक वाक्य बोला जाता है, फिर बोला जाता है एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस जिसको विस्मय बोध सूचक वाक्य बोलते हैं, उसके बाद देते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको इच्छा सूचक वाक्य बोला जाता है। तो मुख्य रूप से अंग्रेजी में 5 तरीके के वाक्य होते हैं। आइए अब एक एक तरीके को देखते हैं, एक एक वाक्य को टाइप को देखते हैं। पहला देखते हैं साधारण वाक्य यानी असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। वे वाक्य जो कथन करते हैं तथा सूचना देते हैं साधारण वाक्य कहे जाते हैं। जैसे राम रीड अ बुक, मतलब एकदम सामान्य सा वाक्य। आगे और भी टाइप के वाक्य हैं, उसमें आप समझ के जाएंगे कि किस तरीके से साधारण वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य में फर्क है, किस तरीके से साधारण वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य में फर्क है। ठीक है, तो जैसे राम रीड अ बुक, राम किताब पढ़ता है, या फिर शी गोज टू स्कूल। अब इसमें देखिए वो ऐसे वाक्य जो कथन करते हैं यानी कथन कहते हैं या सूचना देते हैं साधारण वाक्य कहे जाते हैं। ये बहुत सामान्य से वाक्य हैं, राम रीड अ बुक। इसके भी 2 टाइप हो सकते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य है जिसको हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं, जिसमें बहुत सिंपल रहेगा, जैसे राम रीड अ बुक। अब असर्टिव सेंटेंस के भी 2 टाइप हो सकते हैं, पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या बोल सकते हैं, साधारण वाक्य लेकिन जो एक तरीके की सूचना देने वाले होते हैं, या फिर सकारात्मक प्रकार के होते हैं, जैसे सकारात्मक सूचना का देते हैं, जैसे अर्थ मूव अराउंड द सन, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अभी मैं अफर्मेटिव बता रहा हूं, अभी मैं इसका निगेटिव वाला बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों में क्या फर्क। यू आर राइटिंग अ लेटर, शी हैज डन हिज वर्क। यानी इसमें किसी में भी आपको नकारात्मक भाव नहीं आ रहा है। साधारण तो है, साधारण सारे हैं, साधारण सभी लोग सभी वाक्य हैं, मगर इसमें नकारात्मक वाक्य कोई नहीं लग रहा है। नहीं का भाव कहीं पर नहीं आ रहा है, नहीं का भाव कहीं पर नहीं आ रहा है, यानी नो या नॉट कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, अब दूसरा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मतलब नकारात्मक। जिन वाक्यों में नकारात्मक सूचना मिलती है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही निगेटिव सेंटेंस है। पहला सकारात्मक को अफर्मेटिव कहा हमने, दूसरा नकारात्मक को निगेटिव कह रहे हैं। जिन वाक्यों में नकारात्मक सूचना मिलती है, जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल, इसमें नहीं शब्द आ रहा है। शी डज नॉट प्ले हियर, वह इधर नहीं खेलता। लीला डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, माधव डिड नॉट अटेंड हिज क्लास। देखिए सब में हाईलाइट किया गया है नॉट 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 नॉट, ऐसे मतलब नहीं का भाव आ रहा है, लेकिन शब्द बहुत सामान्य है, सामान्य शब्द हैं। इसमें एक कर्ता है, कर्म है, लेकिन शब्द बहुत सामान्य है। साधारण वाक्य में निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, याद रखिएगा कभी आपसे इसमें जब साधारण वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो 2 चीजें पूछ सकता है। एक तो कौन सा निगेटिव सेंटेंस है, दूसरा पूछ सकता है आपसे कि कोई पॉजिटिव सेंटेंस दे देगा। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस कोई भी दे देगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को आपको बोलेगा कि नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। अब आपको वहां तो लिखना तो है नहीं, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको ऑप्शन ए, बी, सी
और डी, 4 तरीके के दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी। अब इसमें से आपको कौन सा सही है वो आपको चूज करके बताना है। 3 तो गलत होंगे, मान लीजिए डी सही होगा, तो इस तरीके से आपको चूज करके बताना होगा। तो उसके लिए एक मैं रूल बता देता हूं, आप लोग याद रखिएगा, तो आपको एग्जाम हॉल में आसान होगा। जैसे साधारण वाक्य में निगेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य का जो भी निगेटिव सेंटेंस होगा उसमें डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, नेवर नॉट आदि शब्दों का प्रयोग किया गया रहेगा। ठीक है, साधारण वाक्य का जो भी निगेटिव सेंटेंस होगा, यानी असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत जो भी निगेटिव सेंटेंस बनेंगे, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस बन सकता है, दूसरा निगेटिव बन सकता है, तो जो भी निगेटिव सेंटेंस बनेंगे उस निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट और नेवर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइए आके दूसरे टाइप में देखते हैं। पहला तो हमने असर्टिव सेंटेंस देखा, अब दूसरा देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनको बोलने से ऐसा लगता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब ऐसे वाक्य जो होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क्स लगना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर मैं इसको, इस पहले वाले वाक्य को, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। जैसे पहले वाला वाक्य है तो उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, व्हाट इज योर नेम, और यहाँ पे डॉट लगा देता हूं यानी फुल स्टॉप लगा देता हूं। अब ये सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। इसको भले मैं हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूं तो हो जाएगा तुम्हारा क्या नाम है। अब इतना चीज जो है, तुम्हारा क्या नाम है, इतना को तो आप या कोई भी बोलता है तो बोलते समय पता नहीं चलता, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह अगर नहीं होगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आप लोग ध्यान रखिएगा कभी भी कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। और सेंटेंस के अंतर्गत जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें हर सेंटेंस में सवाल पूछा ही जाता है, उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि नाम से सुन आप जान सकते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, एक तरीका मतलब ये 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाए। प्रश्नवाचक शब्दों यानी क्वेश्चन मार्क्स वाले शब्द, जैसे व्हाट, जैसे हु, खासकर डब्ल्यू से यूज होते हैं, जैसे हाउ। इस तरीके के शब्दों का जहां पे प्रयोग किया जाए, एक टाइप तो ये हो गया। एक टाइप तो ये हो सकता है जो कि जैसे इज से शुरू होगा, एम से शुरू होगा, इस तरीके के जो सब सेंटेंस होगा उसको आगे मैं बात करता हूं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होने वाले एक अलग टाइप के क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले अलग टाइप के होते हैं। आइए देखते हैं दोनों टाइप्स को अलग अलग। जैसे इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक जैसे हु, कौन कौन सा शब्द यूज होता है वो भी आपसे पूछ सकता है, ये क्या प्रश्नवाचक शब्द वाला सेंटेंस कौन सा है, शायद नहीं पूछेगा लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे हु, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ आदि उपयोग होगा, शुरू में ही ये यूज हो जाएगा। तो जैसे हु इज योर क्लास टीचर, तुम्हारा कक्षा शिक्षक कौन है। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं। वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। इस तरीके के जो शब्द होते हैं उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस है, लेकिन ऐसा प्रश्नवाचक सेंटेंस है जिसमें कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग किया गया है। जैसे हु,
क्वेश्चन नंबर 1 सेंटेंस नंबर 1 में देखिए हु का प्रयोग किया गया है सबसे पहला। सेंटेंस नंबर 2 में देखिए इसमें नहीं लिखा है लेकिन व्हाट का प्रयोग किया गया है। व्हाट भी एक प्रश्नवाचक शब्द है। व्हाट मतलब क्या। इसमें नहीं, इसमें वेयर का प्रयोग किया गया जैसे वेयर ये है। हाउ का प्रयोग किया गया इसमें है कि नहीं है। तो इस तरीके से प्रश्नवाचक शब्द का ही प्रयोग कर दिया गया है। लेकिन जब आप बोलते हैं किसी से कि तुम क्या तुम जा रहे हो, तो इसमें पता चलता है कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। और कभी कभी अचानक से बोलते बोलते आप बोल देते हैं कि तुम जा रहे हो। अब क्या तुम जा रहे हो और तुम जा रहे हो दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन उसके लिखने का तरीका बदल जाएगा। यानी जब मैं बोलता हूं क्या तुम जा रहे हो, जब मैं बोल रहा हूं कि क्या तुम जा रहे हो, तब मैं किसका उपयोग कर रहा हूं, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, जैसे व्हाट का। व्हाट का मतलब क्या होता है। और दूसरी बात में मैं बोला कि तुम जा रहे हो, इसमें भी मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। अगर मैं इसको लिख दूंगा, अगर मैं कहीं पे लिख दूंगा तुम जा रहे हो, तो देखने से लगेगा साधारण वाक्य है। लेकिन जब मैं इसको बोलता हूं तो क्या बोलता हूं, तुम जा रहे हो, तो यहां पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। यानी ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता फिर भी प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस जैसे माने जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं, जिसमें कि सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्क का। जैसे आर यू प्लेइंग हियर, तुम यहां खेल रहे हो। इज ही अ गुड मैन, डज ही सिंग अ सॉन्ग, डू यू कम हियर डेली, क्या तुम रोज आते हो यहां। तो अब यहां पे इस शब्दों का, इसको अगर मैं पढ़ूं, इस शब्द को अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं, जैसे ये आखिरी शब्द को उदाहरण के थ्रू मैं बताता हूं, डू यू कम हियर डेली, तुम रोज मतलब तुम यहां रोज आते हो। जब मैं इसको लिखूंगा तुम यहां रोज आते हो, तो पता नहीं चलता कि कैसा सेंटेंस है। ठीक है, पता नहीं चलता कैसा सेंटेंस है। जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो यहाँ पे डू का प्रयोग कर दिया गया है, और जब हिंदी में लिखा जाएगा तो केवल ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन आखिरी में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो अब हम उसको बोलने का तरीका बदल जाएगा। जब क्वेश्चन मार्क है तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे, तुम यहाँ रोज आते हो, मतलब तुम यहाँ रोज आते हो। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे, तुम यहाँ रोज आते हो। समझ रहे होंगे आप किस तरीके से बोलने का और प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाता है। तो इस तरीके से दो तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया। अब देखते हैं अब इसका जो है अगर अनुवाद करते हैं तो शुरू में क्या हो जाता है, इस चीज को बताया गया है। क्या हो जाता है मतलब, जैसे बता देता हूं, आर यू प्लेइंग हियर, जब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या होगा, तुम खेल रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, क्या वह गाना गाता है, क्या वह एक अच्छा लड़का है, क्या तुम यहां प्रतिदिन आते हो। तो अब अगर हिंदी ट्रांसलेशन होगा तो उसमें क्या जुड़ जाता है। ठीक है, तो कभी आपसे किसी सेंटेंस को दे दिया और उसका हिंदी ट्रांसलेशन पूछ लिया तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत आसान है इंग्लिश, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आगे देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेश सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव, प्रस्ताव आदि दिया जाता है उसको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, सिट डाउन हियर, यहाँ बैठ जाओ। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, आदेश है। प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, कृपया मुझे एक कप चाय दो, रिक्वेस्ट है यानी निवेदन है।
वर्क केयरफुली, यानी सुझाव है कि काम अपनी सावधानी से करो। तो ऐसे सेंटेंस क्या होंगे, इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। इन फ्यूचर अभी जब हम पढ़ेंगे तो इसको और विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन बहुत आसान मतलब छोटे छोटे एक ओवरव्यू की तरह यहाँ पे अभी देखते जा रहे हैं। फिर जब हम पढ़ेंगे इसको आगे तो पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। जिस प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया पहले ही आती है तथा यू शब्द छिपा रहता है, यू शब्द छिपा रहता है, यू मतलब आप या तुम, किसमें, इंपरेटिव में। इंपरेटिव में देखिए यहां पे कहीं पे भी यू का प्रयोग नहीं हुआ है। यू का मतलब ये वाला यू, यू का मतलब होता है, एक तो मतलब होता है हिंदी में आप, दूसरा मतलब होता है तुम। यहां पे कहीं पे यू का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, शब्द है सिट डाउन हियर। यहां पे कहीं पे भी तुम या आप जैसा नहीं लिख रहा है, लेकिन जब इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा, तुम या आप जो भी बोलेंगे, तुम यहां बैठ जाओ, तो तुम हमेशा इसमें छिपा रहता है। जैसे उसमें, किसमें, इससे पहले वाले इंट्रोगेटिव वाले में, जिसमें कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन वाले वर्ड का यूज नहीं होता, जैसे क्या, हु, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, उसमें क्या छुपा रहता है। इससे पहले वाले में मैंने बताया था, आपको ध्यान होगा, जैसे इस शब्द में जैसे क्या छुपा रहता है, आर यू प्लेइंग हियर, इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ कि क्या तुम खेल रहे हो। उसी तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस में यानी आदेश सूचक वाक्य में यू यानी तुम या आप छुपा रहता है। जैसे सिट डाउन हियर, यहां बैठ जाओ, तो यहां बैठ जाओ इसका हिंदी ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, तुम यहां बैठ जाओ या आप यहां बैठ जाइए। तो आप या तुम इसमें छुपा हुआ है। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस का टाइप, उसको बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी ऐसे शब्दों, ऐसे सेंटेंस को पढ़ने से मन में एक विस्मय पैदा होता है, एक मतलब संशय, एक अलग टाइप का उम्मीद पैदा होता है, उसको बोलते हैं। जैसे इन वाक्यों में हृदय में गंभीरता, भावनाएं, उद्गार प्रकट होती हैं, ऐसे शब्द को विस्मय सूचक वाक्य बोला जाता है। अब देखते हैं पहला, अलास ही इज डेड, हाउ ब्यूटीफुल रेन इज, नॉनसेंस, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। अब कैसा निकल रहा है, क्या विचार है, एक भावना निकल रहा है ना, एक विस्मय सा, या फिर एक बहुत अच्छा सा लग रहा है, अरे क्या विचार है, मतलब एक उसको लग रहा है कि एक सामने वाले को एक शाबाशी दे दें कि अच्छा विचार दिया है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उसको क्या बोले जाते हैं, विस्मयाती सूचक शब्द बोले जाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों की पहचान यह है कि इसके अंत या मध्य में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसमें विस्मय सूचक वाक्य में एक, दो शब्द या बिना क्रिया के भी वाक्य बन जाता है। जैसे ये वाला, ये हमेशा यूज होगा, ये वाला, जैसे क्वेश्चन वाले में क्वेश्चन यूज होता है ना, क्वेश्चन मार्क, वैसे ही इसमें भी विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक चिन्ह बोलते हैं इसको, और ये हमेशा यूज ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप, जो कि आखिरी टाइप है, उसको बोलेंगे ऑप्टेटिव यानी इच्छा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें किसी की इच्छा, शुभकामना, ईश्वर से की गई प्रार्थना एवं श्राप आदि अभिव्यक्त होती है, उसको इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं या इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, मे यू गो टू हेल, मतलब इच्छा ये है कि तुम भाड़ में जाओ, नरक में चले जाओ। मे यू प्रोस्पर, मे यू लाइव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबा जियो। ओ कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, मतलब काश में पक्षी की तरह उड़ पाता। अब ये क्या है, इसमें इच्छा है, प्रार्थना है। जैसे इसमें अगर देखें तो इसमें श्राप है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो इसमें एक शुभकामना है कि लंबे समय तक जियो। इसमें अगर देखें नीचे वाले में तो एक इच्छा है
कि मैं काश में पक्षी की तरह उड़ पाता, तो ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला जाता है। कुल मिला के इतना ही है। इस प्रकार के वाक्यों की पहचान यह है कि इसके अंत में विस्मय से चिन्ह का प्रयोग, ये पुराना वाला आ गया, अच्छा हाँ सही है सही है। ऐसे वाक्य की पहचान यह है कि इसके अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में इच्छा, शुभकामना एवं ईश्वर से प्रार्थना व्यक्त की जाती है। और इसमें भी विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें क्या फर्क है, इसमें हृदय की गंभीरता, भावनाएं, उद्गार प्रकट होती है चौथे नंबर पे, जिसको विस्मय सूचक वाक्य बोल रहे हैं। एक तरीके का संशय है, विस्मय नहीं समझ रहे हैं, मतलब एक संशय है, एक अलग टाइप का चीज की ऐसा हो नहीं सकता वाला। और ऑप्टेटिव में जो इच्छा सूचक है उसमें शुभकामना है, इच्छा है, ईश्वर की प्रार्थना आदि है, श्राप भी शामिल है। तो इस तरीके से हमने देखे सेंटेंस के टाइप, 5 टाइप देखा। अगर एक बार मैं रिवाइज करूं तो मैंने क्या, हम लोग क्या देखे, एक तो अल्फाबेट देखे, अंग्रेजी के अल्फाबेट देखे जिसमें 26 देखे, 26 में 5 देखा हमने स्वर यानी जिसको वोवेल बोला जाता है, 21 देखा कॉन्सोनेंट जिसको व्यंजन बोला जाता है। इसके बाद हमने देखा क्या, हमने देखा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार में 5 तरीके के प्रकार देखे। इसमें देखा एक साधारण जिसको बोला जाता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के में देखा हमने कि उसमें साधारण होते हैं, साधारण शब्द होते हैं और साधारण वाक्य होते हैं, यानी देख लेते हैं एक बार, हाँ 5 तरीके के वाक्य देखे थे हमने। जैसे इसमें साधारण वाक्य में भी हमने 2 टाइप के देखे। एक तो साधारण वाक्य किस तरीके का हो सकता है, एक तो नकारात्मक हो सकता है और एक हो सकता है सकारात्मक, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा, यानी प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछने जैसा वो हो। तो इसमें मैंने एक चीज बेसिक सा बताया कि इसमें क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा रहेगा। इसमें ये भी 2 टाइप के हो सकते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाए और एक में शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए। उसके बाद देखिए इंपरेटिव यानी आदेश सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिससे लगे कि किसी को आदेश दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन कर रहा है, विनय कर रहा है, तो ऐसे वाक्यों को क्या बोला जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको कि आदेश सूचक वाक्य बोला जाता है। जैसे तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम वहां जाओ, दरवाजा खोल दो, खाना खा लो, इस टाइप की चीजें। उसके बाद देखते हैं विस्मय बोधक। विस्मय बोधक की में ऐसा कोई भी शब्द बोला जाए या फिर कोई भी वाक्य ऐसा बोला जाए जिसमें कि लगे कि ये संभव नहीं है, जैसे नॉनसेंस, मतलब लगे ना कि ये नॉनसेंस है और फिर भी उसको बोला जाए और एक विस्मय के हिसाब से बोला जाए, एक अंदर से वो बात को बोलने के लिए मन ना करे फिर भी उसको बोला जाए, तो इस टाइप के वाक्य को क्या बोला जाएगा, विस्मय सूचक वाक्य। दूसरा देखते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य में क्या है, लोगों की इच्छा, शुभकामना या फिर श्राप, इस तरीके की चीजें, जैसे तुम भाड़ में जाओ, भगवान करे तुमको नर्क मिले, काश में उड़ पाता, इस तरीके की चीजें कौन से हैं, इच्छा सूचक वाक्य में शामिल है। इस तरीके से हमने देखा 5 तरीके के सेंटेंस और उसके अलग अलग रूल भी देखे और समझने की कोशिश की कि 5 तरीके के सेंटेंस अंग्रेजी में कौन कौन से होते हैं। और अगले चैप्टर में हम कुछ और देखेंगे। अभी तो स्वर व्यंजन देख लिए और बाकी चीज़ें देख ली, एक बेसिक सा शुरुआत हो गया है। आगे हम मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज़ें देखते जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम कोशिश करेंगे कि क्लास के बाद आखिरी में जब सब्जेक्ट मतलब टॉपिक ख़त्म होगा तो उसका कुछ क्वेश्चन भी कराते जाएंगे, ताकि आप कॉन्फिडेंट भी रहें कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी आप अपने आप को वो बना सकें, कॉन्फिडेंस रख सकें, यानी आत्मविश्वासी बन सकें। ठीक है, धन्यवाद।